एक क्विक पॉइंट समीर, जी मुझे लगता है चीन के साथ भारत अपने संबंध को फूंक फूंक कर आगे बढ़ाएगा, क्योंकि हमने देखा है चीन के जितने पुराने मित्र हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान या जो उनके साथ खड़े नहीं दिखते हैं आज, उन सब ने अपने संबंध बनाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जापान, कोरिया, चीन की ट्राइलैटरल मीटिंग हुई है, सैन फ्रांसिस्को में पिछले साल राष्ट्रपति बाइडेन मिले हैं शी जिनपिंग से, और इनके आने जाने का संबंध बना हुआ है। जेनेट येलेन आई थी, फिर वहाँ के एंटनी ब्लिंकन आए थे। तो मेरा ये मानना है कि भारत को अपने संबंध चीन के साथ बिगाड़ने नहीं चाहिए। हमें अमेरिका के साथ सिर्फ इसलिए खड़ा नहीं दिखना चाहिए कि हम अमेरिका के लिए एक बुलवार्क हैं या उनके अगेंस्ट खड़े हैं। नहीं, हमें अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है विज़ावी वेस्ट और विज़ावी चाइना, वो मेंटेन करके रखनी है। हमें किसी भी तरह क्वाड को ये नहीं दिखाने देना है कि हम किसी भी तरह दूसरे राह पे चले जाएं, और अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि हमारे टेंशन बने रहें। इसलिए बहुत रिस्पॉन्सिबली आगे बढ़ना होगा। और इस इलेक्शन में हमने देखा है चाइना का जो फियर था उसको इन्वोक नहीं किया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने, यानी हम थोड़े शांत पड़े हैं। इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा भारत और चीन के संबंधों को लेकर। समीर, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और इस बीच देखिए, शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कई देशों को निमंत्रण भेजा गया है। तीसरी बार शपथ के लिए 5 देशों के प्रमुखों को न्योता भेजा गया है। भूटान के नरेश, श्रीलंका के राष्ट्रपति को न्योता भेजा गया है। इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस के पीएम को भी इन्वाइट किया गया है, इन्विटेशन भेजा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। देखिए, मोदी सरकार के तीसरे टर्म की तैयारी है और मोदी 3.0 शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे, पूरी फहरिस्त आपके सामने अब हम रखने जा रहे हैं। किसको किसको दिया गया है न्योता, कौन कौन शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होगा, ये आपको बता दें। और जब हम मेहमानों की फहरिस्त पर गौर करते हैं तो पड़ोसी मुल्क जो हैं वो सबसे पहले नजर आते हैं। भूटान नरेश को न्योता दिया गया है। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति को न्योता दिया गया है शपथ ग्रहण समारोह का। नेपाल के प्रधानमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे, क्योंकि उन्हें भी न्योता मिला है। और इसके अलावा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को भी न्योता भेजा गया है। साथ ही मॉरिशस के पीएम को भी न्योता भेजा गया है शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए। जी हाँ, और वोरा साहब, इसके पीछे किस तरह की डिप्लोमेसी आपको नजर आ रही है? पड़ोसियों को खास तवज्जो दी गई है एक बार फिर। ये बिल्कुल सही है। हमेशा से ही जब से ये सरकार आई है कहते रहे हैं नेबरहुड फर्स्ट, हमारे पड़ोसी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, उनको न्योते दिए गए हैं और वो आ रहे हैं। भले ही मीडिया में चर्चा होती रहती है, हमारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जिनका काम स्पर्ट करना होता है वो बताते हैं जी ये संबंध खराब हो रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं, सब ये लोग आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे संबंध बहुत स्थिर हैं इनके साथ। नहीं, और ख़ास करके नेपाल का यहां पर जिक्र करना होगा, जिसके बारे में पिछले टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही टर्म में अमिताभ जी कई बार ये खबरें आई कि वो चीन के ज्यादा क्लोज हो रहा है। जी, नेपाल ही नहीं, मालदीव को देखिए, ये 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी हमारे संबंध बहुत अच्छे थे, और पार्टीज बदलती हैं इनके सरकारों के तो वो अपने आप पॉलिसी भी बदल देते हैं। जैसे मालदीव्स सबसे पहले चीन से मिलने गया, नेपाल सबसे पहले चीन से मिलने जाते हैं, और नेपाल में जो अभी पॉलिटिकल फॉर्मेशन चेंज हुआ है उसमें हम और एंटी इंडिया रेटरिक देखेंगे। लेकिन दैट अपार्ट, हम ज्योग्राफी नहीं बदल सकते। नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब राज्यों को ये पता है कि भारत से मित्रवत अगर संबंध नहीं रखेंगे तो उनका भी गुजारा नहीं है, और श्रीलंका ये बखूबी समझता है, इसीलिए बहुत कैलिब्रेटेड फॉरेन पॉलिसी अपनाता है। साथ में अगर हम देखें एक्सटेंडेड नेबरहुड, ईरान जैसे हमारा आर्मीनिया एक नया फ्रेंड बना है, उसको हम आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं। फिलीपींस जो साउथ ईस्ट एशिया में, उनको हम आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे राज्यों को भी मिला के चलना होगा। और पिछले 10 साल में जो स्टेबिलिटी आई है समीर अब्बास, मैं नो डाउट ये कहना चाहूँगा, वो स्टेबिलिटी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत अच्छी रही है। हम विश्व गुरु तो नहीं बन पाए, लेकिन विश्व बंधुत्व की तरफ जरूर आगे बढ़ रहे हैं, और ये आगे भी बढ़ेगा। जो डायरेक्शन इंडियन फॉरेन पॉलिसी की रही है पिछले 10 साल से, और आप ये मान लें 2006-7 के बाद 5-6 के समय जो सिविल न्यूक्लियर अकॉर्ड हुआ था अमेरिका के साथ, उसके बाद जो अमेरिका और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी की ट्रेजेक्ट्री रही है वो एकदम स्थिर रही है। दुनिया ने इसको नोट किया है,
और हम इस समय एक बहुत बड़े उभरते राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। और अमेरिका से हमारे संबंध, मैं ये भी कह दूं, अगर हम चीन से दोस्ताना संबंध बहुत नहीं कर पा रहे हैं, अमेरिका को हमें ये कहना होगा कि जितने भी आप उनके इंडस्ट्रीज हैं जो फ्रेंड शोरिंग हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आप लगाएं, तभी आप अमेरिका जो है चीन को चैलेंज कर पाएगा और भारत उस स्थिति में आएगा कि हम चीन को इकोनॉमिकली चैलेंज कर। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। इस बीच कुछ तस्वीरें आ रही हैं सामने, दिखाना जरूरी हो जाता है। जापान और पाकिस्तान से आई हुई ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि ये जश्न मोदी की तीसरी बार जीत पर हो रहा है। जापान में रह रहे भारतीयों ने न सिर्फ मोदी को शुभकामनाएं दी हैं बल्कि जय श्री राम के यहाँ पर नारे सुनाई दिए। वहीं पाकिस्तान में भी लोग मोदी के जमकर गुण गा रहे हैं। नरसिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत में जो उत्सव मनाया गया है इलेक्शन का, उसमें जो हैट्रिक हुई है मोदी जी की, तो वो सरकार हम इस बार तो आएगी और बार बार आएगी। हमें उम्मीद है कि जिस तरह से मोदी जी ने भारत को विश्व पटल पर एक विश्व गुरु के रूप में बहुत नए आयाम पर पहुंचाया है, आने वाले दिनों में निश्चित ही भारत और अच्छा काम करेगा। तेज टिक्कू साहब, वक्त खत्म हो गया है हमारे पास, लेकिन क्योंकि आप हाथ उठा रहे थे, क्या कहना चाहेंगे जिस अंदाज में वेलकम हो रहा है? मैं एक चीज बताना चाहता था। नेपाल और मालदीव की आपस में तुलना नहीं की जा सकती जहां तक हमारे रिश्ते उनके साथ हैं। नेपाल को न्योता भेजा गया है, मालदीव को न्योता नहीं भेजा गया। बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं कि इस सरकार के लिए अगर नेबरहुड में सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो मालदीव को मैनेज करने का होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।